चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों। आज हम रत्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत से मेरे व्यूअर्स की मुझे रिक्वेस्ट आई कि आप रत्नों के ऊपर भी कुछ जानकारी हमें दीजिए कि रत्नों का चुनाव कैसे किया जाना चाहिए और रत्न हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, रत्नों के द्वारा किस प्रकार से उपचार किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी रत्नों के ऊपर मैंने आज तक सिद्धांत पढ़े हैं, उनमें से एक भी सिद्धांत मुझे बिल्कुल भी नहीं जचा। बहुत से लोगों का कहना है कि कमज़ोर ग्रह के रत्न को पहनना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत बहुत से लोगों का ये कहना है कि आपकी जन्मपत्री में जो योगकारी ग्रह हैं उनके रत्नों को धारण करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल और केवल एक ही फंडा अपना रखा है कि जी केवल लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का रत्न धारण करना चाहिए। उनके लिए तो ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा, जैसे गधों के सिर पे सींग नहीं होते ना, वैसे ही इस प्रकार के ज्योतिषियों के भी सींग नहीं होते। सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि रत्न काम कैसे करते हैं और इनके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है और किन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, ज्योतिष के किन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए रत्नों का चुनाव किया जाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में 7 ग्रहों को मान्यता दी गई है, क्योंकि ये 7 ग्रह पिंड स्वरूप हैं। बृहस्पति, सूरज, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, और 2 छाया ग्रह माने गए हैं, राहु और केतु। और हम ये भी जानते हैं कि वैज्ञानिक तौर पर भी ये सिद्ध हो चुका है कि हमारे सौर मंडल में हमारे आसपास के वातावरण में 7 रश्मियाँ या 7 प्रकार के अलग अलग रंग विद्यमान हैं, परोक्ष या अपरोक्ष रूप में। हम नग्न आँखों से इन रश्मियों को, इन रंगों को नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, प्रिज्म की सहायता से सभी 7 रंगों को देखा जा सकता है। और ये 7 रंग ही किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इन 7 रंगों के द्वारा ही रत्नों का चुनाव किया जाता है, जिसे आप रत्न थेरेपी कह सकते हैं या कलर थेरेपी कह सकते हैं। हीलिंग पावर ऑफ जेमस्टोन्स।
रत्न जो है वो एक माध्यम है प्रकृति में इन किरणों को अवशोषित करने के लिए, और ये रत्न प्रकृति में विद्यमान इन 7 अलग अलग रंगों को अवशोषित कर हमारे शरीर में प्रवेश कराते हैं। और इसके अलावा हमारे शरीर के बाहरी आवरण, जिसे हम ऑरा कहते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं। रत्न जो है वो कंडेंस फॉर्म में होते हैं। प्रत्येक रंग किसी न किसी खास रंग को अवशोषित करता है, प्रिज्म का कार्य करता है। जैसे बृहस्पति के लिए हम पुखराज को धारण करते हैं, और पुखराज जो है वो प्रकृति में विद्यमान बृहस्पति की किरणों को अवशोषित करता है। ठीक इसी तरह पन्ना यानी कि एमराल्ड वातावरण में मौजूद बुध की किरणों को अवशोषित करता है। इसी प्रकार अन्य रत्न काम करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या कमज़ोर ग्रहों के रत्न पहनने चाहिए या मजबूत ग्रहों के, शुभ ग्रहों के रत्न पहनने चाहिए। दोस्तों, ये दोनों ही धारणाएं गलत हैं। मैं इन धारणाओं को सिरे से नकारता हूं, क्योंकि ग्रह कभी भी जीवन भर एक जैसा फल नहीं देते। कोई ग्रह आजीवन शुभ नहीं होता और कोई ग्रह आजीवन अशुभ भी नहीं होता। ग्रहों का जो रोल है वो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। तो ये निर्णय कर लेना कि फलां ग्रह आजीवन शुभ रहेगा या फलां ग्रह आजीवन अशुभ रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। ये धारणा ही गलत है, इसका सिद्धांत ही गलत है। रत्नों का चुनाव हमेशा आपकी ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए। ये बिल्कुल सही और 100% सटीक सिद्धांत है। आपकी ज़रूरत क्या है, आप चाहते क्या हैं। आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो उस समय आप कोई ना कोई अपनी ज़रूरत को लेकर के जाते हैं। किसी को धन की तंगी है, किसी को संतान की कमी है, कोई गृहस्थ सुख से परेशान है, कोई गृहस्थ में दुखी है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को पावर चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, कोई विदेश में सेटल होना चाहता है, कोई रोग मुक्त होना चाहता है। तो जैसी आपकी ज़रूरत है ना दोस्तों, रत्न का चुनाव उसी आधार पर किया जाना चाहिए। मगर हाँ, किसी भी रत्न का चुनाव करने से पहले ये देख लेना ज़रूरी होगा कि वो ग्रह आपकी जन्मपत्री में मारक या बाधक ना बन रहा हो, और साथ ही अष्टम और द्वादश से किसी भी प्रकार का संबंध ना बना रहा हो। बस यही एक नियम रत्न का चुनाव करते समय ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी किसी भी नियम का ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं। और मैंने आज तक जितने भी अपने पास आने वाले यजमान को उनकी ज़रूरत के मुताबिक रत्न
का चुनाव करवाया, उन्हें 100% उसमें सफलता मिली और 100% उनके कार्य बने हैं। अब बात करते हैं कि रत्न का चुनाव करने से पहले ग्रहों की कार्य प्रणाली को भी जान लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही ढंग से रत्नों का चुनाव कर पाएंगे। ग्रहों की कार्य प्रणाली, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी रत्न का चुनाव आपकी ज़रूरत के अनुसार ही किया जाना चाहिए। ये भूल जाना चाहिए कि रत्न आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ, क्योंकि वो ना तो सारी ज़िंदगी आपको शुभ फल देगा और ना ही सारी ज़िंदगी आपको अशुभ फल देगा। वो तो अपने वक्त के हिसाब से, अपनी चाल के हिसाब से, आपकी दशा अंतरदशा के हिसाब से शुभ या अशुभ फल देगा। तो सारी उम्र कोई रत्न, कोई ग्रह शुभ नहीं रहता और सारी उम्र कोई ग्रह अशुभ भी नहीं रहता। ये बात आप गांठ बांध लें, और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ऐसे ज्योतिषियों के पीछे ना पड़ें जो केवल और केवल लग्नेश, पंचमेश, नवमेश का रत्न धारण करवा देते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। अब बात करते हैं ग्रहों की कार्य प्रणाली की। तो दोस्तों, ये सर्वसाधारण मान्य नियम है, चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो, चाहे वो कोई भी अन्य विधा हो, कि ग्रह हमेशा अपने नक्षत्र स्वामी का फल देंगे, या कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में बैठे ग्रह के जरिए ही अपना फल देगा। शुभ या अशुभ ये बाद की बात है। तो ये नियम हमेशा याद रख लें कि ग्रह हमेशा अपने नक्षत्र स्वामी के अनुसार फल देगा। अब वो फल शुभ होगा या अशुभ ये तय करेगा कि वो किस भाव में बैठा है। ग्रह हमेशा जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का फल प्रबलता से देगा। उसके बाद वो जिन जिन भावों का भी स्वामी बन रहा होगा उन भावों का फल दूसरे नंबर पर देगा। तो ये दो नियम हमेशा याद रखिएगा कि ग्रह जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का फल सबसे पहले और प्रबलता से देगा, और जिन भावों का वो स्वामी बन रहा होगा उन भावों का फल वो दूसरे नंबर पे देगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि लगन का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरी इस रत्न प्रणाली में लगन का ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैसी आपकी ज़रूरत है आपको केवल ये ढूंढना है कि उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कौन सा ग्रह आपकी जन्म पत्री में बैठा है। यदि आपकी ज़रूरत है, आपको धन चाहिए, तो आप ये देखिए कि आपकी जन्म पत्री में धन प्रदान करने वाले कौन से ग्रह हैं। यदि आपको संतान चाहिए तो संतान प्रदान करने वाले कौन से ग्रह हैं। शादी नहीं हो रही तो शादी करवाने वाले कौन से ग्रह हैं। आपकी ज़रूरत आपके ग्रह का चुनाव करेगी, और जब आप उस ग्रह को चयनित कर लेंगे, चुनाव कर लेंगे जब उस ग्रह का, तो उस ग्रह का रत्न धारण करने में कोई भी
परेशानी नहीं आएगी और आपका मनोवांछित कार्य 100% 100% पूरा होगा। बशर्ते एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी ग्रह का रत्न आप धारण करने जा रहे हैं वो मारक या बाधक नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह से अष्टम और द्वादश भाव से संबंध ना बनाना चाहिए। उसका संबंध अष्टम और द्वादश भाव से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस बात का सदैव ध्यान रखें और कोई भी रत्न अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप धारण कर सकते हैं। मैं आपको चंद उदाहरण देकर के इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे जन्म पत्री में हम अपनी ज़रूरत के अनुसार ग्रहों का चुनाव कर सकते हैं। आपके सामने ये मेष लगन की जन्म पत्री है, लेकिन आप इसे मेष लगन की जन्म पत्री न मान करके यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं आप इन्हें भाव संख्या माने। यानी जहाँ पे नंबर 1 लिखा है ये भाव नंबर 1 है, जहाँ पे नंबर 2 लिखा है ये भाव नंबर 2 है, जहाँ पे नंबर 3 लिखा है ये भाव नंबर 3 है और इसी प्रकार 12 भावों का आपके सामने जन्म पत्री में दर्शाया गया है। बिल्कुल भूल जाएं कि लगन क्या है, कौन सा लगन है। लगन को याद रखने की ज़रूरत नहीं। लगन केवल और केवल तब याद रखना है जब हमें ग्रह के स्वामित्व को भी देखना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब बात करते हैं कि आप में यदि आत्मविश्वास की कमी है तो आत्मविश्वास के लिए प्रथम भाव को देखा जाता है। ये जो प्रथम भाव आप देख रहे हैं ये प्रथम भाव आत्मविश्वास के लिए देखा जाता है, सेल्फ एफर्ट्स। तो बहुत से लोग जिनको भी आत्मविश्वास की कमी महसूस हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिनमें कम हो, उन्हें केवल और केवल उस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए जो ग्रह स्वयं लग्न भाव से किसी भी प्रकार युति या स्वामित्व द्वारा संबंध बनाए और साथ ही यदि उसका नक्षत्र स्वामी भी अपनी युति या अपनी स्थिति या अपने स्वामित्व द्वारा लगन भाव से संबंध बनाए या पंचम भाव से संबंध बनाए या नवम भाव से संबंध बनाए तो ऐसे व्यक्ति को निसंकोच उस ग्रह का रत्न धारण कर लेना चाहिए। वो ग्रह कोई भी हो सकता है, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो ग्रह अपनी स्थिति और अपने स्वामित्व द्वारा लग्न पंचम और नवम भाव से संबंध बनाए या उसका नक्षत्र स्वामी अपनी स्थिति या अपने स्वामित्व द्वारा लग्न पंचम और नवम भाव से संबंध बनाए और ऐसे व्यक्ति में यदि आत्मविश्वास की कमी हो तो निसंकोच उस ग्रह का रत्न धारण कर लें। आपको कुछ भी अन्य देखने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते कि वो ग्रह मारक या बाधक नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह से अष्टम और द्वादश भाव से संबंध ना बना रहा हो। इसी तरह दीर्घायु या रोग मुक्ति के लिए लग्न पंचम नवम और एकादश भाव। नियम वही है कि जो भी ग्रह स्वयं अपनी स्थिति या अपने स्वामित्व द्वारा लग्न पंचम नवम और एकादश भाव से संबंध बना ले और इसका नक्षत्र स्वामी भी इसी नियम के तहत लग्न पंचम नवम और एकादश भाव से संबंध बना रहा हो और किसी भी प्रकार से मारक और बाधक यानी द्वितीय और सप्तम भाव से संबंध न बनाता हो और अष्टम और द्वादश भाव से भी संबंध न बनाता हो तो निसंकोच उस ग्रह का रत्न
आप धारण कर लीजिए। रोग मुक्ति में आपको अवश्य लाभ होगा। इसी प्रकार बहुत से लोग धन की तंगी से परेशान रहते हैं, आजीवन फाइनेंस की कमी उन्हें खलती है, तो उनके लिए द्वितीय, षष्ठ और एकादश भाव, कोई भी ऐसा ग्रह जो द्वितीय, षष्ठ और एकादश भाव में स्थित हो या अपने स्वामित्व द्वारा इन भावों का प्रतिनिधित्व करता हो, या उसका नक्षत्र स्वामी द्वितीय, षष्ठ, एकादश भाव में स्थित हो, या अपने स्वामित्व द्वारा इन भावों का प्रतिनिधित्व करता हो, तो आप निसंकोच द्वितीय, षष्ठ और एकादश भाव का रत्न धारण कर सकते हैं। बशर्ते यहाँ पे एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि द्वितीय और षष्ठ भाव, द्वितीय भाव मारक भाव है, षष्ठ भाव जो है रोग का भाव है। तो यहाँ पे एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि आपका लगन ऐसे में बलवान होना चाहिए, और यदि लगन बलवान है तो फिर 2, 6 और 11वें भाव से संबंध रखने वाले ग्रह और उसके नक्षत्र स्वामी भी यदि इन भाव से संबंध रखते हो तो उस ग्रह का रत्न निसंकोच आप धारण कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, शिक्षा के लिए चतुर्थ, नवम और एकादश भाव, तो जो भी कोई ग्रह या उसका नक्षत्र स्वामी अपनी स्थिति या अपने स्वामित्व द्वारा चतुर्थ, नवम और एकादश भाव से संबंध बना रहा हो, तो शिक्षा के लिए निसंकोच आप उस रत्न को या उस ग्रह के रत्न को धारण कर सकते हैं। चाहे वो कॉलेज की शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे वो PhD लेवल तक की शिक्षा हो, आप निसंकोच शिक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो और बिना रोक टोक, बिना किसी कठिनाई के शिक्षा पूर्ण हो जाए, उसके लिए चतुर्थ, नवम और एकादश भाव से संबंध रखने वाले ग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है, बशर्ते कि वो मारक और बाधक या अष्टम और द्वादश भाव से संबंध न बनाए। इसी तरह प्रॉपर्टी के लिए चतुर्थ और एकादश भाव से संबंध रखने वाले ग्रह का रत्न धारण कर किया जा सकता है। संतान के लिए द्वितीय, पंचम और एकादश भाव से संबंध रखने वाले ग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है। शादी और गृहस्थ सुख के लिए द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव से संबंध रखने वाले ग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है। भाग्य की बढ़ोतरी के लिए, भाग्य की वृद्धि के लिए नवम और एकादश भाव से संबंध रखने वाले ग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है। इसी तरह जीवन में प्रोग्रेस, प्रमोशन या पावर के लिए दशम और एकादश भाव से संबंध रखने वाले ग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है। लेकिन किसी भी रत्न का चुनाव करने से पहले मैं बार बार आपको बता दूं कि वो ग्रह मारक और बाधक भाव से संबंध नहीं होना चाहिए। उस ग्रह का अष्टम और द्वादश भाव से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि मारक या बाधक में से किसी भाव से संबंध उसका बन भी रहा है तो ऐसे में लगन का बलवान होना अति आवश्यक है। यदि लगन कमज़ोर है तो फिर आप उस रत्न को धारण न करें, या फिर उस रत्न के साथ लगन को बलवान करने वाले रत्न को भी साथ में पहना जा सकता है, बशर्ते कि दोनों रत्नों के जो स्वामी ग्रह हैं वो आपस में शत्रु ना हो। इसके अलावा दोस्तों, राहु और केतु का रत्न केवल और केवल उस स्थिति में पहनना चाहिए जब राहु और केतु युति द्वारा, दृष्टि द्वारा, अपने राशि स्वामी द्वारा, अपने नक्षत्र स्वामी द्वारा आपकी ज़रूरत की बात को पूरा करने में सक्षम हो।
तो दोस्तों, ये रत्न को चयन करने की प्रणाली शत प्रतिशत आजमाई हुई। मैं बार बार कहूँगा कि लगन या राशि के आधार पर कभी रत्न नहीं धारण करना चाहिए। हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से और ये देख करके कि कौन सा ग्रह आपकी जन्म पत्री में ऐसा है जो आपकी उस खास ज़रूरत को पूरी करने में सक्षम है, तो उस ज़रूरत के हिसाब से आप रत्न का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही कुछ एक नियम है जो मैंने आपको बताए, उन नियमों को हमेशा ध्यान में रखें। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको फिर भी रत्न का चुनाव करने में कोई भी असुविधा या परेशानी हो तो आप निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जन्म पत्री के आधार पर और आपकी ज़रूरत के आधार पर, ज़रूरत सर्वोपरि है, आपकी ज़रूरत के आधार पर कौन सा रत्न आपको शुभ फल प्रदान करेगा, ये आपकी जन्म पत्री के द्वारा देख करके बताया जा सकता है। तो इसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर प्रत्येक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। मेरी वेबसाइट का एड्रेस भी प्रत्येक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ प्रभु से, परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें, निरोगी जीवन जिएं। आप पर सदैव प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। आगे चलकर इसी प्रकार अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपसे साझा करता रहूँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।